Hello friends, welcome to this channel. Today we are going to talk about something that is very important for all of us for learning English. आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो हमारे और आपके लिए इंग्लिश बोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज मैं आपको किसी तरह का नियम कानून बताने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि कुछ छोटे छोटे शब्द, कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस, सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ जो हम और आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं पहले से ही। इनमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी नियम कानून नहीं लगाना है। जो जैसे जैसे दिया है आपको सेम वैसे वैसे याद कर लेना है, उसके बाद सेम वैसे वैसे बोलना है। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस में जो कुछ मैंने बताया था उसमें आपको कुछ नियम लगाने की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नियम नहीं लगाना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस जो जो दिख रहा है सेम वैसे वैसे आपको बोलना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में, जिसमें जो शब्द दिए गए हैं, जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, उनकी हेल्प से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड दैट इज गिवन हियर। नॉर्मली आपने देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में हिंदी बोलते वक्त बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हिंदी के बीच बीच में भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। तो ये कुछ इस तरह के शब्द हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आप बहुत सारा हिंदी बोलने के साथ साथ उसी बीच में दो चार शब्द हिंदी भी मतलब इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो शुरू शुरू में आप पूरी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकते, लेकिन हिंदी के बीच में कुछ इंग्लिश के शब्द जोड़ के बोल सकते हैं, जिससे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और इससे आप पर प्रेशर भी नहीं रहेगा कि आप पूरी तरह से इंग्लिश बोल रहे हैं। शुरुआत में आपको ऐसा ही करना है। जितने चीज़ यहाँ पे दी गई हैं, इनको आप जब भी हिंदी में किसी से बात करें उस टाइम पे हिंदी बोलिए, लेकिन उसी के बीच बीच में कहीं कहीं ये सब भी जोड़ के बोला करिए। इससे क्या होगा, फिर आपकी आदत बनेगी धीरे धीरे इंग्लिश बोलने वाली। और अगर अभी मैं आपको कह दूं कि सीधा सीधा आप इंग्लिश बोलना शुरू करिए इनके माध्यम से, सो एट दैट टाइम इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर यू और इट मे नॉट बी ईजी फॉर यू टू स्पीक ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज समटाइम्स इट इज़ वेरी टफ फॉर ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग समथिंग, राइट। तो शुरू शुरू में दिक्कत हो सकती है आपको सब कुछ इंग्लिश बोलने में, लेकिन इतना ज़रूर करिएगा आप लोग, अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप किसी से भी अगर हिंदी में बात करते हैं तो उसके बीच में इन सभी शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में करना शुरू कर दीजिए। चाहे एक दो बोला करिए, लेकिन ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो जैसे है बस ऐसे उठा के फेंक देना है, ऐसे ही बोलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको आपने सुना होगा शाबाश। मान लीजिए किसी ने कोई काम किया, कोई कुछ जीत के आया या कोई कोई और काम करके आ रहा है और आपको उसको शाबाशी देनी है इंग्लिश में, उस टाइम पे आप कह सकते हैं वेल डन। दिस इज द वर्ड दैट कैन बी यूज्ड एट दैट टाइम। इस तरह इस शब्द का प्रयोग, मतलब ये जो दिया गया है ना यहाँ पे, इसका प्रयोग आप उस टाइम पे कर सकते हैं जब कोई किसी को हरा के आ रहा हो, बहुत अच्छा काम करके आ रहा हो, आपको शाबाशी देनी है, आप सीधा बोल सकते हैं। शाबाश की जगह पे आप सीधा यही बोल दीजिए वेल डन। आप ये नहीं बोलना चाहते हैं तो ये भी बोल सकते हैं गुड शो। वैसे ये वाला थोड़ा कम फेमस है, ये वाला ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसको बताने का मकसद ये है कि आप ये जानते रहिए, आप यही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा यही बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप ही किसी को हरा के गए, कहीं से कुछ बहुत बड़ा काम करके आए, आपके कोई शाबाशी देते समय आपको यही बोल दिया वाह गुड शो, तो आपको समझ में तो आना चाहिए ना कम से कम, क्योंकि इंग्लिश बोलना ही काफ़ी नहीं है, उसको समझ में भी आना चाहिए। अगर किसी से आप बात कर रहे हैं तो समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए किसी ने अगर आपको शाबाशी दी इंग्लिश में और उसने यही बोल दिया गुड शो डायरेक्ट, तो उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा इसका मतलब क्या है होता है। जबकि अगर ये बोला होता उसने तो आपको तुरंत पता चल जाता कि वो यही कहना चाहता है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रयोग आप इसके लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे आपने इसको बहुत कॉमन चीज़ है ये तो आपने सुना ही होगा, हे मेरे भगवान। अगर आपको ये बोलना हो इंग्लिश में तो आप सीधा ये बोल सकते हैं ओ माई गॉड। वैसे मूवीज़ में, नॉर्मली इन फिल्म्स में आपने देखा होगा ज़्यादातर वहाँ पे इसका प्रयोग दिखाया जाता है और नॉर्मली लड़कियाँ ही ज़्यादा बोलती हैं। जैसे फिल्म के हिसाब से अगर देखे जाए, अगर देखें हम लोग फिल्म में देखें तो ज़्यादातर लड़कियों को ही बोलता हुआ दिखाया जाता है सब ये वाला ओ माई गॉड। लेकिन ज़रूरी नहीं लड़कियाँ बोलें, कोई भी बोल सकता है इसको। तो हे मेरे भगवान या हे मेरे परमात्मा, प्रभु, खुदा, जो कुछ भी बोलना है आपको, उसकी जगह पे अगर आपको बोलना हो तो आप सीधा ये बोल सकते हैं ओ माई गॉड। और अगर कोई बोल रहा हो तो ओ माई गॉड, तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए, ये इतना तो होता है, इसके साथ अगर कोई ये बोले ओ गॉड, माई ना बोले, तब भी आप मान के चलिए वो कुल मिला के यही बोलना चाहता है, केवल यही बोले ओ गॉड और माई ना बोलना चाहे,
तभी आप उसका मतलब यही समझेंगे। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द ये भी है, GOSH, एक शब्द ये भी है, GOSH। ये है गॉड और ये है गॉश, ठीक है। तो ये हो गया गॉड और ये है गॉश। अब कुछ लोग तो यही बोलते हैं ओ माय गॉड, इसका मतलब हो गया हे मेरे भगवान, ठीक, काम खत्म। लेकिन कुछ लोग क्या होता है ओ माय गॉड ना बोल के गॉश बोलते हैं, ओ माय गॉश। वैसे गलत ये भी नहीं है, इसका मतलब भी यही वाला होता है, ओ हे मेरे भगवान, ठीक, यही आपको बोलना है। तो आप ये भी बोल सकते हैं ओ माय गॉश, गॉड ना बोल के। एक्चुअली होता क्या है ना, जब कोई भी इंग्लिश बोलता है तो उस टाइम पे वो चाहता है कि मैं थोड़ा अलग बोलूँ सबसे, ताकि मेरी इंग्लिश थोड़ा अलग दिखे, तो उस हिसाब से लोग इसको बोल देते हैं। उससे नॉर्मली स्कॉटिश इंग्लिश में, स्कॉटलैंड में इसका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होता है, इसका उपयोग थोड़ा ज़्यादा होता है। और कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें ये भी बोल सकते हैं या ये भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखना हो फॉर्मल स्टाइल में, कहीं बोलना हो, तो आप यही ही बोलेंगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा उतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ बोलने में आप बोल सकते हैं बिल्कुल। अपने यार दोस्तों के साथ कहीं भी आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं ओ माई गॉश। तब लोग आपकी तरफ भी देखेंगे, वाह यार हाउ टैलेंटेड ही इज़। लोग सोचेंगे ना ही इज़ वेरी टैलेंटेड, दैट्स व्हाई ही इज़ यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड। वो बहुत जानकार है, इसीलिए इस तरह के नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा है। और नॉर्मली लोग इसीलिए बोलते हैं इसको, ताकि और सारे लोग मतलब जो बैठे हों आसपास, वो लोग मेरी तरफ देखें कि कितना टैलेंटेड है यार, कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसको ये सब भी पता है, ठीक है। तो वैसे भी आप बोलें ना बोलें अलग की बात है, लेकिन अगर कोई आपके सामने बोल दे ओ माय गॉश, तो आपको पता होना चाहिए वो उसका मतलब भी यही होता है, हे मेरे भगवान, ओके। इसके बाद ऑफ कोर्स, इसको आपने सुना होगा, और इसको हिंदी में कहा जाता है बेशक, जरूर, अवश्य। अगर आपको कहीं ये सब बोलना हो ना, तो उस टाइम पे आप इसको बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। जैसे आपको कहीं जाना हुआ, किसी के साथ आना जाना हुआ, और किसी के साथ मिलके कुछ करना हुआ, कोई काम करना है, तो उस टाइम पे आप अगर सहमत हैं उससे, तो आप जरूर कह सकते हैं ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट। ऑफ कोर्स मतलब अवश्य यार, हम लोग किसी जैसे जैसे आपके दोस्त ने कहा भाई घूमने चलोगे वहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं उस टाइम पे ऑफ कोर्स यार, अवश्य, हाँ जरूर चलूँगा। तो आप इसको बोल सकते हैं ऑफ कोर्स मतलब अवश्य, जरूर, या फिर बेशक, जरूर चलूँगा। तो उस टाइम पे इसका प्रयोग किया जाता है ऑफ कोर्स का। और ये तो बहुत नॉर्मल है, कॉमन सी चीज़ है, एवरीबडी वुड हैव हर्ड दिस थिंग, सबको पता होता है नॉर्मली। थैंक गॉड, इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स सो यू कैन यूज़ इट। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये इतना कठिन भी नहीं है। एक्चुअली आप हिंदी बोल रहे होंगे कहीं पे, उस टाइम पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये उतना कठिन नहीं है। इसीलिए मैं पहले आपको बहुत छोटे छोटे चीज़ बता रहा हूँ, ताकि हिंदी बोलते वक्त उसके बीच में आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर पहले से ही मैं आपको बोल दूँ कि सब कुछ आप इंग्लिश में बोलिए, तो एट दैट टाइम इट मे बी अ बिट टफ फॉर यू, उस टाइम पे थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो आपने सुना भी होगा इसे। एक्चुअली इसका लेवल जो है बहुत नॉर्मल है, तो आप इसको देख के ये मत सोचिएगा बस यही सब चलने वाला है। बहुत हाई लेवल की चीज़ बताने पे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देखते हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता है इंग्लिश में, तो स्पेशली उन्हीं के लिए है ये वाली। और एडवांस्ड वालों के लिए पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई ये बोल रहा हो कुल मिला के थैंक गॉड, तो इसका मतलब यही ईश्वर का धन्यवाद, ठीक है। और आपका धन्यवाद तो थैंक यू इस तरह से बोला जाता है, मैंने आपको पहले की क्लास में बता दिया था, ठीक। तो इसका प्रयोग यहाँ पे होना है। एक चीज़ और है, ये मेन वाला, मे गॉड ब्लेस यू। इसका प्रयोग अधिकतर जो बड़े लोग होते हैं वही इसका प्रयोग करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। इसका मतलब क्या है कि आप हमेशा खुश रहें। नॉर्मली जैसे हम आप हैं तो कॉमन लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, हमसे आपसे जो बड़े होंगे ना वही करेंगे, और छोटे के लिए तो उसी के लिए नॉर्मली ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। फिलहाल आप करें इसका प्रयोग ना करें वो अलग की बात है, लेकिन इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपको इसका मतलब पता होना ही चाहिए। आप बोलें ना बोलें दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो थोड़ा अलग की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, मे गॉड ब्लेस यू, इसका मतलब भगवान आपको खुश रखे। एक चीज़ और याद रखिए, ये इतना तो बोला ही जाता है, इसके साथ एक चीज़ और है जो बहुत फेमस है, वो ये हो सकता है मे यू लिव लॉन्ग। इसका मतलब ये होता है कि आपकी उम्र और लंबी हो। लिख दूँ क्या यहाँ पे, ये होता है MAY, मे यू लिव, और ये होता है लॉन्ग। तो ये हो गया मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब होता है आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। जैसे इसका मतलब होता है भगवान करे आप खुश रहें और आप हमेशा खुश रहें, ये सब बोलना हो कुल मिला के तो ये बोला जाएगा। हिंदी में ये बोला जाता है, इंग्लिश में ये बोला जाता है। अब अगर आपको कहीं पे ये बोलना हो तो उसकी जगह पे आप इसको बोल सकते हैं आसानी से, ठीक है।
और इसका मतलब क्या होता है कि ये वाला मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आपकी उम्र लंबी हो। अब अगर आपको मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं और छोटा सा बच्चा कोई आया आपका पैर छूने, उसके बाद आप ये अगर इंग्लिश में आप बोलना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। या फिर आप ये कह सकते हैं मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको खुश रखे, सही सलामत रखे। तो उस स्थिति में आप इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब ये वाला हो गया। इसके बाद अगर बोलना हो आपको तो फिर ये वाला, आपने तो कमाल कर दिया। अगर ये बोलना हो आपको इंग्लिश में, किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया, जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था, सेम वैसे ही बहुत अच्छा काम कर दिया, एकदम कोई विश्वास ही नहीं कर सकता यार कि इस तरह से भी कोई काम कर सकता है। तो उस स्थिति में अगर आपको कहना हो आपने तो कमाल कर दिया यार, पूछो मत यार, अमेजिंग यार, कुछ मतलब कुछ बोला नहीं जा सकता आपके बारे में। तो उस स्थिति में आप क्या कह सकते हैं, वंडरफुल। वैसे वंडरफुल का मतलब सीधा सीधा ये होता है आश्चर्यचकित होना। वो तो होता ही है, अलग की बात है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में बोलना हो, मतलब इसमें बोला भी जाता है, इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कमाल कर दिया, आप केवल छोटा सा इतना इतना बड़ा शब्द बोल सकते हैं, वंडरफुल यार, वंडरफुल। सीधा किसी ने बहुत अच्छा कमाल किया, कोई पदक जीत गया, बहुत बड़ा इनाम जीत गया, तो आप बोल सकते हैं यार वंडरफुल, यार वंडरफुल, व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब आपने जो किया कमाल कर दिया यार, क्या परफॉर्मेंस रही तुम्हारी। इस तरह से अगर आपको बोलना हुआ तो आप केवल यही बोल सकते हैं, वंडरफुल, ठीक है। इसके बाद कितना खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, इन सब के लिए बोलना होता है तो हाउ स्वीट। वैसे ये हिंदी में कम बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में ये वाला जो लिखा है ना, ये वाला थोड़ा ज़्यादा बोला जाता है, हाउ स्वीट। इसका मतलब कितना प्यारा, कितना अच्छा, कितना खूब, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है हाउ स्वीट, ठीक है। तो इसका मतलब पता होना चाहिए आपको कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कितना प्यारा, कोई चीज़ बहुत प्यारा हो, हाउ स्वीट, इसका मतलब बहुत प्यारा है कोई चीज़, उसी के लिए बोला जाता है ये वाला। और नॉर्मली इसको तो आपको पता होगा ये वाला, और आप बोलते भी होंगे कहीं ना कहीं, जल्दी करो। इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो सीधा ये बोल दीजिए, हरी अप यार, अदरवाइज वी विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो, नहीं तो हम लोग अपनी ट्रेन खो देंगे, अपना बस छोड़ देंगे, बस मिस कर देंगे, ट्रेन मिस कर देंगे, एयरप्लेन मिस कर देंगे। एयरप्लेन एक्चुअली, एरोप्लेन जानते हैं ना आप लोग, हवाई जहाज़, उसी को अमेरिका में, अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन बोला जाता है, AIR, एयरप्लेन। और हमारे यहाँ उसको एरोप्लेन बोला जाता है। तो इससे कन्फ्यूज़ ना हो, एरोप्लेन या फिर एयरप्लेन बात एक ही है, हवाई जहाज ही है वो हिंदी में, चाहे कोई एरोप्लेन बोले चाहे एयरप्लेन बोले। तो उस हिसाब से ऐसे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं कहीं भी। हरी अप मतलब जल्दी करो। आगे, कितनी बुरी बात है, कभी भी आपको ऐसा अगर बोलना है तो आप सीधा कह सकते हैं हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल यार, हाउ टेरिबल, इसका मतलब कितनी बुरी बात है, ठीक है। वैसे लोग ये है, ये वाला जो हिंदी में इसको कम बोलते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये वाला थोड़ा ज़्यादा बोला जाता है, हाउ टेरिबल, ओके। और ये वाला जो दिया है ना नीचे यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, इसकी जगह पे आप ये बोल सकते हैं एक्सीलेंट। वैसे ये अकेले एक्सीलेंट ही नहीं बोला जाता, इसके बदले में बहुत सारे शब्द और भी होते हैं, सुपर हो सकता है, फैबुलस हो सकता है, वेरी गुड। तो इस तरह से और कई शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसलिए इसको अगर बोलना हो आपको इंग्लिश में तो उसकी जगह पे आप इसको बोल सकते हैं सीधा सीधा। जब कभी भी आपको हिंदी में बोलने का मन हो इन सब में से किसी का, तो उसकी जगह पे कोशिश यही करिए कि यही बोलिए इंग्लिश वाला, अगर वास्तव में सीखनी है इंग्लिश तो। अदरवाइज देर आर मेनी पीपल हु आर स्पीकिंग इन हिंदी, सो यू कैन ऑल्सो स्पीक लाइक देम। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में बोलते हैं, तो अगर आप भी हिंदी ही बोलना चाहते हैं तो अलग की बात है, तो आप देखेंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। एनीवे, आगे चलते हैं। एक ये वाला है जो ये भी बहुत फेमस है, बाय गॉड्स ग्रेस। नॉर्मली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जहाँ पे बैठते हैं, मीटिंग हुई कोई, या फिर कहीं पे कोई परफॉर्मेंस चल रहा है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे ये वाला भी खूब बोला जाता है, बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा से। आप भी खूब बोलते होंगे, जब कोई आपसे मिलता होगा तो आपसे पूछा होगा ही ना, और भाई ज़िंदगी कैसे चल रही है, तो आप कहते होंगे ना, बस ऊपर वाले की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। तो ऊपर वाले की कृपा से अगर यही बोलना हो आपको इंग्लिश में तो आप बोल सकते हैं बाय ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस, ये तो बोला जाता है। इसी के अलावा इसी सेम चीज़ को एक घुमा के बोला जाता है कभी कभी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अब कोई ये बोले बाय गॉड्स ग्रेस या फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे जैसे बोलिए अब इसको, ठीक है। अब मैं हर एक चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए एटलीस्ट। बोलने को तो आप एक ही बोल सकते हैं जो दिया है यहाँ पे, लेकिन मान लीजिए कोई
और आदमी है वो घुमा के इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बोले और आपको समझ में ना आए तो भी दिक्कत है ना। इसलिए आपको पता तो होना चाहिए कम से कम, आप बोले चाहे जो, यू आर फ्री। ठीक है, अब इसके आगे एक ये वाला, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, तो इसको बोलना हुआ थोड़ा लंबा चौड़ा है यहाँ पे, हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट। वैसे इसको इंग्लिश में बोला जाता है, और इससे भी ज़्यादा मतलब इसको अगर आपको कहना होगा ना, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो आप सीधा सीधा बोलिए ये वाला, हाउ डेयर यू से दैट। एक चीज़ याद रखिए, मैंने यहाँ पे इसलिए आपको आज कोई काम नहीं दिया है, आपको दिमाग कहीं नहीं लगाना है, पहले ये लिखना है, बाद में वो लिखना है, फिर इसको चेंज करना है। जो कुछ भी है सब बना बनाया है पहले से, आपको बस ऐसे याद करना है, सेम ऐसे ही बोलना है। जो भी यार दोस्त मिलते हो, जिनसे आप कहीं भी बात करते हो, उनके साथ सीधा ऐसे ही, और सब ठीक ही है एकदम, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाउ डेयर यू से दैट, ये इंग्लिश में कहा जाता है इसको। और एक मज़े की बात जानते हैं आप लोग, ये जो इतना बड़ा मैंने बताया आपको, ये थोड़ा कम बोला जाता है, लेकिन ये खूब बोला जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर आपको इतना ही बोलना होगा केवल, तो आप इतना बोल सकते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बुलाने की, उसे डांटने की। कुल मिला के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर इतना बोलना हो तो आप इतना बोल सकते हैं, हाउ डेयर यू। और ज़्यादातर यही बोला जाता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक, आगे एक ही वाला, कितने अपमान की बात है, नॉर्मली बोला जाता है कन्वर्सेशन में, तो इसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो ये वाला बोल दीजिए, हाउ डिस्ग्रेसफुल। हाउ डिस्ग्रेसफुल मतलब कितने अपमान की बात है। किसी ने आपको कुछ बताया जिससे आपको ऐसा लगा कि यार बड़ी अपमानजनक बात है भाई, ये तो सही नहीं है, उस स्थिति पे आप कह सकते हैं, हाउ डिस्ग्रेसफुल यार, हाउ डिस्ग्रेसफुल। इसका मतलब बड़े अपमान की बात है, समझ में। तो ये वाला खत्म, ये इतना हो गया कुल मिला के। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इतना जितना मैंने आपको बता दिया अभी तक, इसका प्रयोग आज से ही किसी ना किसी के साथ जरूर करना शुरू करिए। इसमें से कुछ चीज़ें तो आप कर सकते हैं, हिंदी बोलते वक्त बीच बीच में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा और इफेक्टिव लगेगी आपकी कन्वर्सेशन, आपकी बातचीत, और लगेगा कि आप भी पढ़े लिखे लोगों की तरह बोल सकते हैं। आप भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों में से हैं, या बहुत पढ़े लिखे आप भी हैं। ठीक है, और इनमें आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, तो इतना आप याद कर लीजिए, इसके आगे मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले बहुत सारे सेंटेंसेस बता दिए, अब उसके आगे अगर आपको फिर से बोलना हो, मतलब जितना मैंने बताया है उतना आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ यहाँ पे और एक्स्ट्रा सेंटेंसेस या एक्स्ट्रा फ्रेजेस आप कह लें, इन सबको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उसी पैटर्न में बोलना है जैसे पहले वाले को मैंने बताया था। तो देखिए इसके आगे आप और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। ओके, देखिए अपने डे टू डे लाइफ में आप इसको भी सुने होंगे कई बार, या बोलते भी होंगे, उसकी इतनी हिम्मत। अगर आपको हिंदी में बोलना हो तो उसकी जगह पे आप कह सकते हैं सीधा सीधा, हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। अमेरिकन स्टाइल में बोलना हो तो ऐसे, बाकी स्टाइल तो मैंने आपको आगे लगभग 20-22 स्टाइल बता दिया है, तो अलग की बात है। लेकिन अभी नॉर्मल सीखिए, क्योंकि मैं अब जीरो से बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये मान के कि आपको कुछ नहीं पता है इंग्लिश में। ओके, तो इसलिए अगर आपको ये बोलना हो ना, उसकी इतनी हिम्मत, हिंदी में ही बोलना हो तो आप उसकी जगह पे इंग्लिश में ये बोल सकते हैं, हाउ डेयर ही। मैंने आपको पहले बता दिया है, हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। सेम उसी पैटर्न पे ये भी है, उसकी इतनी हिम्मत, उनकी हिम्मत, उनकी इतनी हिम्मत अगर बोलना हो तो हाउ डेयर दे, इस तरह से। ठीक, तो वही वाला ये वाला भी है, उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू। ठीक है, इतना तो बोल ही सकते हैं, इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो लिखा है सेम सेम ऐसे ही बोलना है आपको। ठीक है, तो ये अगर बोलना हो आपको कभी भी किसी के साथ, ना भी बोलना हो तो ऐसे ही बोल दीजिए, क्या चला जाएगा आपका। अगर सीखना है तो बोला ही जा सकता है, उसकी इतनी हिम्मत, कहीं बोल दीजिए किसी से भी। ठीक, इसके आगे आपने ये वाला भी सुना होगा, आपको भी, अगर आपको इतना ही बोलना हो आपको भी, तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेम टू यू। इट्स वेरी इजी, वैसे बहुत आसान है, आपने सुना भी होगा कई बार, और आपको लग रहा होगा इतनी छोटी चीज़ें तो हमको पहले से पता है। ठीक है, आपको पता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं जानते हैं, जो एकदम जीरो लेवल से, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता है एकदम से, और ये उसी लेवल से है। बाकी थोड़ा इंतजार करिए, आपके लेवल वाला भी आएगा, जब आप भी पूछेंगे ये कैसे हो गया आखिर। ओके, तो बस थोड़ा धैर्य बना के रखिए। अगर आपको लग रहा हो मुझे तो पता है ये, अगर आपको पता है तो आप एडवांस वाला देखिए जो मैंने पहले से अपलोड कर दिया है। ठीक है,
नहीं तो बस देखते जाइए इसे ही। तो ये वाला पहला वाला, उसकी इतनी हिम्मत, अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो सीधा ये बोलिए हाउ डेयर ही, बस बात खत्म। और ये वाला आपको भी, इसको कहा जाता है इंग्लिश में सेम टू यू। और ये बोला कहा जाता है नॉर्मली, जैसे नए वर्ष की शुरुआत होती है ना, तो उस दिन ये खूब बोला जाता है, क्योंकि लोग यही बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, जो जिससे मिलेगा यही बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर, और उसके जवाब में यही बोला जाता है फिर सेम टू यू। इसका मतलब जब पहले वाले आदमी ने कहा हैप्पी न्यू ईयर, मतलब नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, या फिर नया वर्ष आपको मुबारक हो। और आपको भी सेम वही चीज़ कहना है कि जैसे तुम कह रहे हो ना कि नया साल आपको मुबारक हो, वैसे मेरी तरफ से आपको भी नया साल मुबारक हो। तो बोलना तो आपको सेम ही पड़ेगा ना भाई, कि जैसे उसने कहा हैप्पी न्यू ईयर, तो अगर आप भी उसको बधाई देना चाहते हैं, आप भी कहना चाहते हैं कि आपको भी नए साल के शुभकामनाएं, या नया साल आपके लिए भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो, तो बोलना तो आपको सेम सेंटेंस है। इसके बदले में आप ये बोल सकते हैं सेम टू यू, मतलब जो आपने मेरे लिए कहा वही आपको भी। समझ में आया? तो इस तरह की कभी कोई स्थिति हो, कोई आपको कुछ बोले और सेम वही चीज़ आपको भी, आप मतलब आप भी बोलना चाहते हैं उसको, तो आप रिपीट ना करके सीधा यही बोल सकते हैं सेम टू यू। जो आपने मेरे लिए कहा वही चीज़ आपके लिए भी। समझ में आई? वैसे आपने इसको सुना होगा, हो सकता है इसका मतलब ना पता रहा हो, अदरवाइज लोग बहुत प्रयोग करते हैं इसका भी। और मैंने स्पेशली बता दिया कब ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, नए साल में खूब प्रयोग होता है इसका। हैप्पी न्यू ईयर के बाद सब यही लिखी भेजते हैं सेम टू यू, ठीक है। और इसका मतलब अगर आपको नहीं पता था तो जान लीजिए यही होता है कि जब किसी ने ये कहा कि नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप भी यही कहना चाहते हैं कि आपको भी, तो आप ये कह सकते हैं सेम टू यू, मतलब आपने जो कुछ भी कहा वो सब आपके लिए भी, या भी आपको भी, ठीक है। इसका मतलब वही होता है। तो इस तरह से। और ये वाला आप बहुत बोलते तो होंगे हिंदी में, कई बार इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, प्लीज़ कीप क्वाइट, कृपया शांत रहें। किसी को इज्जत से बोलना हो तो प्लीज़ लगा के बोलें, अदरवाइज केवल इतना ही बोल सकते हैं कीप क्वाइट, या फिर बी क्वाइट, ये भी बोला जाता है। मैं आपको कई सारे बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब फॉर्मल सिचुएशंस में, या किसी मीटिंग में, किसी पढ़े लिखे लोग, मतलब पढ़े लिखे जनता में या पढ़े लिखे लोगों के बीच में आप बैठेंगे तो इन सब चीज़ों का प्रयोग बहुत कॉमन है, लोग बोलते रहते हैं ऐसे। तो बताने को मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बोलने के लिए आप यही बोलिए इसकी जगह पे, लेकिन कम से कम आपको पता तो हो, आपको सुन के ये पता होना चाहिए ना कि जो और सारे लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो आपको पता है वो लोग भी वही बोलें, वो तो सब लोग बोलने वाले तो फ्री हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, बोलेंगे, सबका मतलब यही है। लेकिन इंग्लिश में किसी चीज़ को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, घुमा फिरा के लोग बोलते हैं। तो जितना हो सकता है मैं आपको उतना बता दे रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है, जो आपको पसंद है आप वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कीप क्वाइट, ये आप बोल सकते हैं चुप रहिए इसके लिए, या फिर ये बोल सकते हैं क्वाइट प्लीज़, बोला दोनों जाता है, ये वाला भी ये वाला भी। और मैंने बता दिया अगर इज्जत से बोलना हो तो प्लीज़ लगा के बोल सकते हैं, गुस्से में बोलना हो, ऐसे बोलना हो तो आप वैसे बोल सकते हैं केवल क्वाइट प्लीज़, या फिर ये वाला कीप क्वाइट, ओके। और ये भी आपने सुना होगा, और इसका मतलब हो सकता है ना पता हो, अलग की बात है, ये वाला सच में, या फिर सचमुच, क्या ये सही है, या फिर ऐसा ही, इसके लिए ये वाला बोला जाता है रियली। एक चीज़ याद रखिए, मैं इसमें आपको बोलने वाला नियम नहीं बता रहा हूँ, मतलब कहाँ पे स्लो बोलना है, जोर से बोलना है, कहाँ पे एक्सप्रेशन कैसे देना है, कुल मिला के आपको बस अभी ट्रांसलेशन बताया जा रहा है कि किसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। आगे मैं आपको फिर ये बताऊंगा कैसे इसको, क्योंकि इस रियली को बोलने के भी दो तीन तरीके होते हैं, रियली, 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 वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा, वो सब एडवांस चीज़ें हैं, और अभी बता दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कुल मिला के भी आप इसको बोलना सीखिए बस। तो इसको बोलना हुआ इंग्लिश में तो आप रियली बोल सकते हैं, सच में मैंने एक नई गाड़ी खरीदी यार, जानते हो तुम? क्या? सच में? तो आप बोल सकते हैं रियली, तुमने गाड़ी खरीदी, रियली, वास्तव में तुमने गाड़ी खरीदी, वास्तव में, सच में, सचमुच, इन सब के लिए इसी का प्रयोग होता है, ठीक है। और ये वाला भी खूब बोला जाता है, यही दिन बार बार आए। अगर आपको किसी से बोलना हो, कभी भी बोलना हो कि यही दिन बार बार आए, तो उसको इंग्लिश में आप ये बोल सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपने सुना होगा वैसे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इसका मतलब यही होता है कि यही दिन बार बार आए। अब आप इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, या फिर कहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा होता है? किसी का बर्थडे हो अगर, जन्मदिन, तो उस पर ये वाला लोग काफ़ी बोलते हैं। और उस तरह की अगर और कोई सिचुएशन हो, ओकेज़न हो, मतलब अवसर हो, तो आप वहाँ पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि यही दिन बार बार आए आपकी ज़िंदगी में, या यही दिन बार बार आए, तो उसके लिए
आपको इंग्लिश में ही बोलना है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और कभी कभी इसको ऐसे बोला जाता है मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुल मिला के मतलब वही सब है, घुमा फिरा के मतलब यही होगा। और ये इसको इंग्लिश में यही बोला जाता है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो किसी को मैसेज करना हुआ व्हाट्सअप फेसबुक क्या है जहाँ आपको अगर करना है तो ये लिख के भेज दीजिए, काम खत्म। ये देखिए, इसके बाद कितने शर्म की बात है, अगर ये बोलना हो तो व्हाट अ शेम। इवन पार्लियामेंट में, संसद भवन में भी इसका खूब प्रयोग होता है, मैंने तो देखा वैसे, और लोग ऐसे करते हैं आम जीवन में, बहुत इसका प्रयोग करते हैं। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। व्हाट अ शेम यार, व्हाट अ शेम, मतलब कितने शर्म की बात है। किसी ने कोई गलत काम किया, अब आपको ये कहना है कि व्हाट अ शेम यार, कितने शर्म की बात है तुमने ऐसा कर दिया। तो उसको अगर इंग्लिश में बोलना हो तो आप सीधे कह सकते हैं व्हाट अ शेम, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंग्लिश में यही बोलना है, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। अब ये बोलना हो अगर आपको कोई चीज़ आपको पसंद ना आए, किसी ने आपको कुछ दिया, कुछ करने के लिए कहा, और आपको लग रहा है यार ये एकदम वर्स्ट चीज़ है, मतलब ये सबसे ख़राब चीज़ है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप क्या बोलेंगे फिर? छी छी छी, आई डोंट लाइक दिस, मतलब मुझे ये पसंद नहीं है। अगर छी 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 जैसे बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग, अगर इसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो हाउ डिस्गस्टिंग, आप इसको बोल सकते हैं। इसके बदले में आप इंग्लिश में ये बोल सकते हैं, ठीक है, छी 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 ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, मुझे पसंद नहीं है चीज़, तो हाउ डिस्गस्टिंग यार, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, हाउ डिस्गस्टिंग। इस तरह से इसकी जगह पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। सेम ऐसे ही एक ये वाला भी है, कितने दुख की बात है, जैसे ये था ना ऊपर वाले, कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शेम। सेम वैसे भी है, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, ये वाला व्हाट अ पिटी। अगर आपको बोलना हो ये कितने दुख की बात है यार, लोग आजकल भूखों मर रहे हैं, ऐसे ही, या कुछ लोग थे वहाँ पे जो 10 दिन से भूखे थे, उनको खाना नहीं मिला, ऐसा कुछ इस तरह से सिचुएशन थी, और आपको कहना यही है कि कितने दुख की बात है यार, हमारा देश इतना अमीर होने के बाद भी कुछ लोग आज भी भूखे हैं। तो वहाँ पे अगर आपको ये कहना हो कितनी दुख की बात है यार, तो आप कह सकते हैं व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। ओके, ये वाला काम खत्म। नीचे, कितना अच्छा आइडिया है। आप अपने यार दोस्तों के साथ या वैसे भी नॉर्मली बातचीत करते समय ये तो बोलते ही होंगे, कितना अच्छा आइडिया है यार, वाह, व्हाट अ प्लान, व्हाट अ प्लान। व्हाट अ प्लान आप बोल सकते हैं, या फिर व्हाट एन आइडिया। अगर आपको बोलना हो व्हाट अ प्लान, PLAN, प्लान वही, व्हाट अ प्लान, तो आप वो भी बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, इसका मतलब कितना अच्छा आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, ठीक। इस चीज़ को ऐसे बोला जाता है। क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर, यार क्या मुसीबत लेके आ गए हो यार। मान लीजिए कोई नई नई कार खरीद के ले गया, पता लगा लाते ही बिगड़ गई, यार कार लेके आओ मुसीबत लेके आओ, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बॉदर। अब आप कह सकते हैं व्हाट अ बॉदर, ये वाला व्हाट अ बॉदर, आप बॉदर कहें, लेकिन नॉर्मली आप मान के चलिए किसी भी शब्द के लास्ट में जब आर आता है तो साइलेंट होता है, तो इसको बॉदर ना पढ़ के आप बॉदर ही कहें, ज़्यादा सही है। तो इसलिए इसको आप क्या मुसीबत है को आप सीधे सीधे बोल दीजिए व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर, ठीक है। ये वाला हो गया। इसके बाद ये वाला भी खूब बोला जाता है, कहीं नज़र ना लगे। सेम इसी चीज़ को अगर आपको ट्रांसलेट, एक चीज़ याद रखिए, इसको आप वर्ड से ट्रांसलेट मत करना देख के, कि जैसे कहीं नज़र ना लगे, तो नज़र की इंग्लिश कहाँ लिखी है यहाँ पे, इसमें ये सब मत लगाना, ठीक है। यहाँ पे केवल भाव देख के ट्रांसलेट किया जाता है चीज़ों को, शब्दों पे मत जाना कि बस इसका इंग्लिश कहाँ लिखा है, उसका इंग्लिश कहाँ लिखा है। जैसे आप देखो कहीं नज़र ना लगे, यहाँ पे अब आप देखोगे ना ये नज़र वाले, तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा, यहाँ पे केवल इतना लिखा बस टच वुड, कहीं नज़र ना लगे मतलब टच वुड। अगर कोई आपको ये कह रहा हो टच वुड, इसका मतलब आपको नज़र ना लगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ट्रांसलेट मत करना, एक एक शब्द मत देखना कि कहीं का स्पेलिंग कहाँ है, मतलब कहीं का शब्द कहाँ है, इसको ट्रांसलेट करने के बाद कहाँ लिखा गया है, और ये कहाँ लिखा लगना, ये कहाँ लिखा है, ये सब मत देखना, बस केवल जो लिखा है आप ऐसे याद कर लीजिए सेम सेम, ठीक है। क्योंकि ट्रांसलेशन हमेशा शब्दों के हिसाब से नहीं होता, भाव देख के तब किया जाता है, किसी चीज़ को ट्रांसलेट तब किया जाता है, ठीक। तो ऐसे ही कहीं नज़र ना लगे टच वुड, वैसे दादी दादा लोग जो होते हैं ना घर में, ज़्यादातर वही लोग बोलते हैं, दादी लोग स्पेशली, कहीं नज़र ना लगे, सो टच वुड, टच वुड। अब कोई अंग्रेज अगर आपको बोले कभी ये, तो बस जान लीजिए वो यही कह रहा है जो हम लोग हिंदी में ये कहते हैं, कहीं नज़र ना लगे, ठीक। आगे, अब चाहे जो हो, कभी कभी लोग बोल देते हैं ना, अब मैं ये काम तो करके रहूँगा चाहे जो हो जाए, तो कुल मिला के अब चाहे जो हो मैं ये काम करके रहूँगा,
तो अगर आपको भी ऐसे बोलना हो कि अब चाहे जो हो जाए, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है कम व्हाट मे। आई डू दिस वर्क कम व्हाट मे, मतलब ये काम तो मैं करके रहूँगा, अब चाहे जो हो जाए, जीना पड़े मरना पड़े चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब चाहे जो हो जाए तो कम व्हाट मे। इसके बाद एक लास्ट वाला देख लीजिए, बस बात खत्म। कितने दुख की बात है, ये सेम ऐसे ही है जैसे कितने शर्म की बात है, कितने दुख, सेम चीज लिखा गया क्या, कितने दुख की बात है कितने। फिलहाल कोई बात नहीं, वही सेम चीज़ हिंदी में तो सेम है लेकिन इंग्लिश अलग अलग हो सकती है। हाउ ट्रेजिक, इसका मतलब ये है कितने दुख की बात है। मैंने आपको पहले बता दिया ना, हिंदी में कोई चीज़ अगर मतलब लिखी गई है तो उस चीज़ को इंग्लिश में बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ना, कितने दुख की बात है, व्हाट अ पिटी, और हाउ ट्रेजिक, ये भी इसी चीज़ को बोला जाता है। तो अभी दो ही नहीं है, जैसे यहाँ पे दो लिखा है केवल, इसको छोड़कर और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें इसको बोला जा सकता है। लेकिन अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, आपको एकदम शुरू में बताया जा रहा है जीरो लेवल में सब कुछ, क्योंकि इसमें से मुझे जहाँ तक लगता है इसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें भी पता होंगी, लगभग 75 या 80% चीज़ें आपको पता होंगी। पता नहीं होंगी तो आपने सुना ज़रूर होगा इसको, अगर आपको क्लियर नहीं रहा होगा तो। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और मैं बस यही कहूँगा कुल मिला के कि अभी शुरू में सारे सेंटेंसेस को एक साथ इंग्लिश में बोलना ठीक नहीं है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू लर्न इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जो लोग अभी अभी शुरू कर रहे हैं एकदम से नए नए, उनके लिए बस इतना ही कहूँगा कुल मिला के कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको इतना याद रखना है। और किसी से भी हिंदी में बात करते समय बीच बीच में आपको किसी मतलब ये सब प्रयोग करना है। चार छः सेंटेंस हिंदी में बोलिए, चार छः बातें हिंदी में बोलिए, उसके बाद बीच में कहीं कहीं इनको भी बोलिए और इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी, फिर आपको हिंदी से इंग्लिश पे धीरे धीरे शिफ्ट हो सकते हैं आप लोग। Okay, so all these are the sentences that I've told you here, and I hope you have liked all these things. I mean, almost all the sentences that I've told you here. If you have any kind of confusion or some other kind of problems in watching all these videos or in understanding any kind of rule or regulation, so you can tell me in the comment box below. I'll meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.